मैं आसान बिहार बोर्ड की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब से पूछे गए क्वेश्चन जो 2021 से 2018 के बीच पूछे गए हैं। हमें इन सभी सवालों को हल करना है और हमारा उद्देश्य है ऑक्सिलरी वर्ब का सही यूज जानना। इस वीडियो की समाप्ति के बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब का सही यूज आना चाहिए। तो बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है रूल्स डैश बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। ऑप्शन है शुड, कैन, माइट और मे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले का हिंदी जानेंगे और नीचे वाले का ऑप्शन से उसको भरेंगे। तो देखो, रूल्स डैश बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। यहाँ पर रूल है। रूल का मतलब क्या होता है? रूल का मतलब होता है कानून। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना और एट ऑल कॉस्ट का मतलब होता है हर कीमत। इस तीनों को हम चित्र की सहायता से देखते हैं। चलो देखते हैं। ऑब्जर्व मतलब होता है देखना, लेकिन जब हम रूल को ऑब्जर्व की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रूल को मानना। याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे ऑब्जर्व का क्या मतलब हुआ, तो ऑब्जर्व का मतलब हुआ ध्यान से देखना। दूसरा है एट ऑल कॉस्ट। ये एक बुक है, एट ऑल कॉस्ट। तो एट ऑल कॉस्ट का मतलब हुआ हर कीमत पर। देखो यहाँ पे ये सैनिक क्या है, लड़ने के लिए जा रहा है, तो इसको हर कीमत पर युद्ध को जीतना है। अब है रूल्स। यहाँ पर देखो ये क्या है, रूल्स है। इसको ये चार आदमी रूल को क्या कर रहा है, मान रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है, रूल को मान रहा है, भले उसको कितनी भी कठिनाइयां क्यों नहीं। तो क्वेश्चन है रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। यहाँ ऑब्जर्व का हिंदी हो गया मानना, एट ऑल कॉस्ट का मतलब हो गया हर कीमत। तो किसी भी कानून को हम हर कीमत पर क्या करते हैं, मानते हैं। यानी कानून को हर कीमत पर मानना चाहिए। यहाँ पर अंग्रेजी क्या हो जाएगा, चाहिए का अंग्रेजी। चाहिए का अंग्रेजी क्या होता है, शुड। क्या होता है, शुड। अब देखो कैन क्यों नहीं होगा, कैन का मतलब होता है सकना, माइट का भी मतलब वही होता है, मे का मतलब मानेंगे। तो रूल को मानेंगे नहीं, रूल को मानना चाहिए, हम ऐसा कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा शुड। क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया शुड। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन है वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रीजुडाइसेस। देखो, सबसे पहले हम कीप देखते हैं। कीप मतलब होता है रखना, कंट्री मतलब होता है देश, फ्री मतलब स्वतंत्र, रेशियल मतलब होता है जातीय। अब रेशियल मतलब ये मत समझ लेना जो अपने देश में जो जातियां हैं, जातीय मतलब ये हम रेस की बात कर रहे हैं, नस्ल की बात कर रहे हैं। और प्रीजुडाइस मतलब होता है पूर्वाग्रह, प्रीजुडाइस का हिंदी। तो चलो इसको हम चित्र की सहायता से समझने का कोशिश करते हैं। देखो, ये हुआ रेस, है ना। ये देखो, ये इंडियन है, ये अफ्रीकन है, ये चाइनीज है, ये भी चाइनीज है, ये अफ्रीकन है, और ये सब क्या हो गया, यूरोपियन हो गई। तो अलग अलग रेस के लोग, यानी अलग अलग नस्ल के लोग, ये हो गया रेस। और जब हम रेसिज्म की बात करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं नस्ल भेद। अपने यहाँ भी जब अंग्रेज आए थे तो वो क्या करते थे, रंग के आधार पर भेदभाव करते थे। तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा है प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। देखो, ये दो व्यक्ति हैं, ये ब्लैक है और ये व्हाइट है। तो ब्लैक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वो हर व्यक्ति को व्हाइट की नजर से देखता है। व्हाइट की नजर से देखने का मतलब है उसके मन में उसके प्रति खराब भावना है, वो पहले से ग्रसित है, ओ व्हाइट लोग आएगा तो हमको तंग करेगा। और ये जो व्हाइट लोग है ये क्या करता है, ब्लैक लोग को भी पूर्वाग्रह की दृष्टि से देखता है। देखो ये ब्लैक है, वो ये सोचता है कि ब्लैक लोग को मैनर नहीं होता है, वो गरीब होते हैं, तो इसी को हम लोग प्रिजुडाइस कहते हैं, यानी पूर्वाग्रह। तो देखो, हमें अपनी कंट्री को क्या करना चाहिए, पूर्वाग्रह से दूर रखना चाहिए। चाहिए, हम क्या कहेंगे हिंदी में, हमें अपने देश को जातीय पूर्वाग्रह से दूर रखना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा शुड। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग हिंदी करते हैं, शुड को यहाँ भर के वी शुड कीप।
हमें रखना चाहिए, आवर कंट्री अपने देश को, फ्री स्वतंत्र, फ्रॉम रेशियल प्रिजुडिसेस जातीय पूर्वाग्रह से। इतना अच्छा से हिंदी हो गया। हम जो हिंदी करेंगे इसी तरह से तुर तुर के हिंदी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखो, हम यहाँ पे फोर का इस्तेमाल किए। जब भी हम अलगाव की बात करेंगे तो वहां हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉम का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? ही हैज ब्रोकन हिज लेग, कॉमा है, सो ही डैश प्ले फुटबॉल। और ये सब क्या है? ऑप्शन। इन सभी ऑप्शन में से हमको पढ़ना है। देखो इसका हिंदी करते हैं। ब्रेक से बना है ब्रोकन, ब्रेक हुआ V1, ब्रोक हुआ V2 और ब्रोकन हुआ V। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, लेग मतलब पैर, प्ले मतलब होता है खेलना, और यहाँ क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो इसको भी हम चित्र की सहायता से देखते हैं। ब्रेक मतलब हम क्या बोले थे? तोड़ना। यहाँ पैर को क्या किया है? तोड़ लिया, हड्डी टूट गई है। ठीक है। एक शब्द होता है इंजरी, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, प्रीपोजिशन। तो कमेंट में तुम लोग लिखोगे कि इंजरी का क्या मतलब है। तो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनका दोनों पैर टूट गया है। खेलने के दौरान क्या हुआ था? एक मैच के दौरान इनका ये पैर और ये पैर, दोनों पैर टूट गया। तो जैसे इनका दोनों पैर टूट जाएगा तो क्या ये फुटबॉल खेल पाएंगे? नहीं, ये फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। आंसर इसी जगह निहित है। तो चलो हम लोग करते हैं। ही हैज ब्रोकन, वह अपना पैर तोड़ लिया है, या वह अपना पैर तोड़ चुका है। तो यहाँ पे सुनने में लगेगा वह अपना पैर तोड़ लिया है, कोमा है, सो इसलिए ही डैश प्ले फुटबॉल। तो क्या हिंदी होगा? वह फुटबॉल नहीं खेल सकता है। लास्ट में हम क्या बोले? नहीं सकता है। सकना का अंग्रेजी होता है कैन, आगे है नहीं तो आए क्या होगा? नॉट कैन नॉट। और कैन नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कांट। तो यहाँ अंग्रेजी हो जाएगा कांट। तो आंसर हो गया कैन नॉट। क्या आंसर हो गया? कैन नॉट। ध्यान रखना, कैन नॉट को हम इस तरह से लिखते हैं, ओ CANNOT को कैन नॉट इस तरह से लिखते हैं। शुड नॉट को भी शुड नॉट लिखते हैं, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कैन नॉट हम बता रहे थे, इस तरह से होता है कैन नॉट। कैन नॉट को हम लिखते हैं CAN, कैन नॉट। इसी तरह हम शुड नॉट को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। ये हो गया शुड नॉट, SHOULD, शुड नॉट। इसको भी हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, SHOULD, शुड नॉट तरह से। ये जो ओ है, ओ के बदले में हम ये लिख देते हैं। और कैन नॉट में क्या हुआ? एक ही एन आया। इसको तुम लोग याद कर लो, ये बहुत काम आने वाला। तो ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। क्लासरूम मतलब हो गया वर्ग कक्षा, प्लीज मतलब कृपया। तो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? क्लासरूम में या तो अंदर आने की बात करेगा या तो बाहर जाने की बात करेगा, और क्या कर रहा है? कृपया, प्यार से कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? लीव, लिविंग, लीव और हैव लेफ्ट। लीव मतलब होता है छोड़ना, यानी वो क्लासरूम छोड़ के बाहर जाने की बात कर रहा है। चलो इसको भी हम लोग चित्र की सहायता से देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? छुट्टी हो गया, सब लोग क्लासरूम से बाहर निकल रहा है। तो जब हम बाहर की ओर निकलते हैं तो उसका अंग्रेजी होता है लीव। इस चित्र की सहायता से याद रख लो, लीव मतलब होता है छोड़ना। क्लासरूम छोड़ रहा है यानी क्लासरूम से बाहर निकल रहा है। यहाँ क्या है? दरवाजे पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको कोई दूसरा कह रहा है कृपया हमको दरवाजे से बाहर निकलने दो। तो यहाँ पर देखो जो आंसर होगा वो हो जाएगा लीव। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, टू लीव भी और लीव भी।
तो हम टू लिव का क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? टू लिव तभी लगाएंगे जब एक और वर्ब होगा, तो यहाँ कोई वर्ब नहीं है। लेट मी लीव, क्या आंसर हो जाएगा? लेट मी लीव। ये लेट मी लीव किससे बना? ये पैसिव वॉइस है, जैसे हम किसी को कहते हैं ना गो देयर, तो उस तरह के सेंटेंस का इस तरह से पैसिव बनता है लेट मी लीव। यहाँ पे आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। तो देखो, ड्राइवर मतलब ड्राइवर, ड्राइव मतलब हुआ गाड़ी चलाना, ओवर यहाँ पे एक प्रीपोजिशन देखो, ओवर, ओवर मतलब हुआ से। किसी लिमिट से जब हम ऊपर जाने की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन होता है ओवर। ये याद रखना, ये प्रीपोजिशन में भी मैं यहाँ सिखा रहा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब में। स्पीड लिमिट, जैसे हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो हम देखते हैं ना स्पीड लिमिट होता है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर। चलो इसको भी हम चित्र की सहायता से समझते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्पीड लिमिट 70 से यानी ओवर 70। याद रखना प्रीपोजिशन क्या होगा स्पीड लिमिट के साथ? ओवर, ओवर 70। तो कहता है अगर ओवर 70, अगर स्पीड लिमिट से ऊपर गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाएगी। इस गाड़ी को देखो रोड छोड़ दिया है, यानी क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसके ड्राइवर को नहीं चलाना चाहिए। क्या आंसर होगा यहाँ पर? ड्राइवर, क्या हिंदी होगा? ड्राइवर। देखो अगर हम हिंदी कर लिए फिर अगर हम अंग्रेजी भरेंगे तो हमारा काम वहीं समाप्त हो जाता है। ड्राइवर डैश नो डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। ड्राइवर को नहीं चलाना चाहिए ओवर द स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट से ऊपर। हम हिंदी ही कहेंगे, ड्राइवर को स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं चलाना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या है? नहीं चाहिए है, तो शुड मतलब चाहिए। ड्राइवर को स्पीड लिमिट से ऊपर चलाना चाहिए, नहीं है, गलत चीज। तो क्या हो जाएगा? मस्ट नॉट। मस्ट का मतलब भी हुआ चाहिए, मस्ट नॉट मतलब नहीं चाहिए। ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। आंसर क्या हो गया? नॉट हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम एक चीज क्या सीखे? हम एक चीज ये भी सीखे, देखो यहाँ पर अगर शुड नॉट भी रहता और मस्ट नॉट भी रहता तब हम क्या भरते? तो भी हम मस्ट नॉट भरते। अगर हम जनरल चाहिए की बात करेंगे तो शुड भरेंगे, और अगर ज्यादा चाहिए की बात होगा, ज्यादा पावर की बात है तो मस्ट भरेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू डैश बी वेरी टायर्ड। देखो प्रीवियस क्लास को अगर तुम लोगों ने देखा होगा प्रीपोजिशन का, तो उसमें ही मैंने राइडिंग के बारे में बताया है। तो वहां भी राइड का चर्चा हुआ था। राइड मतलब क्या होता है? किसी चीज की सवारी करना, चाहे वो गाड़ी हो, साइकिल हो या घोड़ा हो। नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके। 4 आवर्स मतलब घंटों से। देखो 4 मतलब होता है के लिए, लेकिन यहाँ पे हिंदी क्या हो गया? से। इसलिए प्रीपोजिशन के क्लास में मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन का कोई फिक्स हिंदी नहीं होता है, वो शब्दों के साथ और वाक्य में अलग अलग हिंदी होता है। तो हम किसी चीज को तभी जान पाएंगे जब हम ज्यादा नंबर चीजों को देखें हों। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? ही हैज बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू डैश बी वेरी टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है थक जाना। तो इसको भी हम चित्र की सहायता से देखते हैं क्या सब है। देखो है ना, राइड कर रहा है, तो यू हैव बीन राइडिंग, आप सवारी करते आ रहे हैं। 4 आवर्स घंटों से, नॉन स्टॉप बिना रुके। ना रुके है, पूरा धूल और लगा हुआ है। तो यू डैश भी वेरी टायर्ड, अब थक गया है, आराम कर रहा है। टायर्ड मतलब थक गया है। तो इसका हिंदी क्या होगा? अगर हम इसका हिंदी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? आप घंटों से सवारी करते आ रहे हैं, आप अवश्य थक गए हैं। यानी किसी को कहेंगे आप घंटों से सवारी करते आ रहे हैं, आप जरूर थक गए होंगे। तो जहां जरूर और अवश्य की बात होती है तो वहां क्या अंग्रेजी होता है? वहां अंग्रेजी होता है मस्ट। ये हम भर, ये जो मस्ट है ना ये भरेंगे। तो आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश योर माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मैप।
मोमेंट। तो यहाँ पे देखो माइंड है, माइंड मतलब होता है दिमाग, लेकिन यहाँ पर जो माइंड है वो वर्ब है, ठीक है। तो इस माइंड जो है स्पेशल मीनिंग ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम अभी देखेंगे। स्टैंड अप मतलब होता है खड़ा होना, पूरे मूवमेंट मतलब है क्षणिक भर के लिए, और ये सब ऑप्शन है जिसको भरना है। इसको भी हम चित्र की सहायता से चलो देखते हैं क्या सब है। देखो चित्र हम इसलिए डालते हैं क्योंकि चित्र से समझना आसान होता है। माइंड का यहाँ जो अर्थ होता है, जब माइंड वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है पूछना, ठीक है। स्टैंड अप मतलब होता है खड़ा होना, पूरे मूवमेंट मतलब होता है क्षण भर के लिए। देखो ये हो गया स्टैंड अप, स्टैंड मतलब हो गया खड़ा हो गया, बच्चा खड़ा हो गया है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट ये बुक है, लेकिन यहाँ पे घड़ी है, तो इस घड़ी से समझना क्षण भर के लिए। जस्ट फॉर ए मोमेंट का मतलब हो गया क्षण भर के लिए। अब देखो यहाँ ये व्यक्ति कर रहा है इसको वुड यू माइंड, ये कहता है नो। देखो ये जो कहता है वुड यू माइंड, देखो कितना अच्छा से कहता है, एकदम बहुत ही लिबरल होकर के कहता है, क्या सर आप कुछ पूछ रहा है, बहुत लिबरल होकर। इसका हाथ देखो, इसका फेयर का एक्सप्रेशन देखो। यानी जब हम किसी बड़े अधिकारी से या किसी बड़े व्यक्ति से या छोटे ही व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से कोई चीज़ पूछते हैं, तो वहाँ पर हम माइंड का इस्तेमाल करते हैं और आगे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो आंसर तुमको मिलेगी। यानी वुड यू माइंड का मतलब है क्या आप। अब क्या कहना है, तो स्टैंड अप का तहत ये कह रहा है, तो इसको यहाँ से देखते हैं। वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप, क्या आप खड़ा होंगे फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। बहुत ही प्लीज वे में कहा जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, वुड आंसर हो। आंसर भी मैंने ऑप्शन में ही दे रखा था, आंसर हो गया वुड। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट मतलब होता है मजा या रुचि, तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगा रुचि लेना, मजा लेना। तो और मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स मतलब होता है आत्मविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, सॉरी। इसको हम लोग चलो देखते हैं। देखो इंटरेस्टेड, ये व्यक्ति क्या है, इस बुक में इंटरेस्टेड है, तो काफी रुचि लेकर के देख रहा है, अपना चश्मा को ठीक कर रहा है। इंटरेस्टेड मतलब हो गया रुचि लेना। और अध्यात्म विज्ञान है ना, 5 ये ज्ञानेंद्रियां है, अपना हर चीज को ये क्या कर रहा है, 3 4 5 6 चीज को जागृत कर रहा है। अध्यात्म फिजिक्स मतलब अध्यात्म, ये फिलोसफी का वह ब्रांच है जो एग्जिस्टेंस, ट्रूथ और नॉलेज से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे हम क्या सब भरें, तो देखो आई के साथ याद रखना, आई और वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। और बी टू में अगर हम जाएंगे तो हैड लगता है, और ई जार में आएंगे तो एम लगता है, विल लगता है। तो ये जो शुरू वाला है एम, हैव, हैड, विल, ये सब जो है ऐसे सही लगेगा। लेकिन हम ऑप्शन से नहीं भरेंगे, हम हिंदी करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन उस हिंदी में फिट आता है। ऐसे अगर हम जाएंगे तो हमको सब सही लग रहा है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। तो कोई व्यक्ति अगर तुम यह कहोगे मैं अध्यात्म विज्ञान, तो तुम क्या कहोगे, मैं हमेशा से अध्यात्म विज्ञान में रुचि लेता, यही तुम कहोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, क्या कहेंगे, मैं हमेशा से मेटाफिजिक्स में रुचि लेता रहता था। तो आंसर हो गया हैव ऑलवेज बीन। चलो इसको हम फिर से हिंदी करते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड, मैं अध्यात्म विज्ञान में हमेशा से रुचि लेता हूँ, या हमेशा से इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन कहेंगे हमेशा से मतलब बचपन से ही, जब से जन्म हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हैज ऑलवेज, ये इस्तेमाल, आई हैव ऑलवेज बीन मैथमेटिक्स। अब देखो विल ऑलवेज बीन क्यों नहीं होगा, अगर हम ये लगा देते हैं आई विल ऑलवेज बीन, तो मैं अध्यात्म विज्ञान में रुचि हमेशा से लूंगा, नहीं हमेशा से लेता आया हूँ, ये बोलते हैं। आई हैड ऑलवेज, मुझे रुचि था, नहीं मुझे हमेशा से रुचि है। ये इन सबों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हम अगर किसी को करते हैं तो यही करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम, और ये सब ऑप्शन है जिसको भरना। देखो ये जो कॉमन एरर है ये कंपटीशन में भी कई बार पूछा, तभी जब 12th के एग्जाम के बाद तुम अगर किसी में बैठोगे, चाहे वो अग्निवीर हो, एसएससी हो, बैंक हो या सीडीएस, तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने लगभग एग्जाम्स को क्लियर किए। मैंने अपने बारे में नहीं लिखा है, बट मैंने सारे एग्जाम को क्लियर किए और अभी मैं गवर्नमेंट सर्विस में पोस्टेड भी। ईच चाइल्ड का मतलब होता है प्रत्येक लड़का, तो कॉमन एरर जो होता है वो ईच एंड एवरी से रिलेटेड होता है। तो ईच चाइल्ड प्रत्येक, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, याद रखना, डैश एन आइसक्रीम। ठीक है, इसको हम लोग चित्र की सहायता से ही पहले देखो। ईच मतलब होता है प्रत्येक, यहाँ देखो सब गोला है, ईच ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, सब ईच ईच प्रत्येक, यानी एक शब्द जुड़ गया। और एवरी क्या होता है, कलेक्टिवली हो जाता है, ग्रुप में। ग्रुप में जब हम बात करते हैं तो एवरी की बात करते हैं, और जब एक व्यक्ति की बात करते हैं तो ईच की बात करते हैं। तो ध्यान दें, हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति की बात जब करेंगे तो वहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, सच नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हैज। ईच चाइल्ड हैज एन आइसक्रीम, प्रत्येक बच्चे के पास है, क्या है? आइसक्रीम है। देख लो, इस चित्र को अगर तुमको अंग्रेजी में कहना पड़े तो तुम क्या कहोगे? ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, ये बच्चा भी, ये बच्चा भी, ये बच्चा भी, ये बच्चा, हैव एन आइसक्रीम, सबके पास, सॉरी हैज एन आइसक्रीम, सबके पास एक आइसक्रीम। ईच चाइल्ड हैज एन आइस, आंसर हो गया हैज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आई विश ही डैश गेट वेल सून। देखो विश, विश मतलब होता है इच्छा करना, गेट वेल सून ये पूरा एक फ्रेज है जो तुमको ध्यान रखना। गेट वेल सून का मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए, फिर जब हम उसके अच्छा होने की बात करें, वेल, वेल मतलब होता है अच्छा होना। जब कहते हैं ना हाउ आर यू, तो हम लोग कहते हैं आई एम वेल, वेल मतलब स्वस्थ होना। तो गेट वेल सून हम उसके स्वस्थ होने की बात कर रहे हैं। तो आई विश, आई विश मतलब लोग आई विश का हिंदी अगर कहें तो हम ये भी कर सकते हैं काश, या मैं कामना करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। हम किसी को हिंदी करेंगे तो यही करेंगे, फिर इसको भी हम लोग चित्र की सहायता से पहले समझ। देखो आई विश, ये लड़की है जो इच्छा कर रही है, यानी आई विश की अगर इसका हिंदी करेंगे तो मैं कामना करती हूँ, काश, या ऐसे भी कहेंगे काश, क्या? गेट वेल सून। देखो ये टेडी बियर है ना, ये बीमार हो गया है, यहाँ इसको चोट लग गया है, बुखार हो गया। गेट वेल सून, ये लड़की कर रही है आई विश जल्दी से ठीक हो जाओ, है ना। लड़की लोग टेडी बियर से खेलती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ही वुड गेट वेल सून, क्योंकि हम उसके भविष्य में ठीक होने की बात करते हैं, और ये पता नहीं है कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो विल का, विल से बना है वुड, तो यहाँ पे क्या होगा? वुड जाएगा, तो आंसर हो जाएगा वुड। क्या आंसर हो जाएगा? अब इसको हिंदी करते हैं हम लोग। आई विश, मैं कामना करता हूँ कि वुड गेट वेल सून, वो जल्द से जल्द ठीक। क्या हिंदी है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है डैश यू लेंड मी योर बुक। बुक मतलब किताब, लेंड मतलब होता है कुछ समय के लिए दे। अगर हम किसी से बुक मांगे कुछ समय के लिए, और फिर मुझे कुछ समय के बाद उसको लौटाना है, तो उसको हम लोग लेंड कहते हैं। और अगर बैंक से हम कोई चीज़ लेंड लेते हैं तो क्या करते हैं? लोन लेते हैं। अगर बैंक किसी को लेंड करती है तो लोन देती है, लेकिन यहाँ पे लेंड का मतलब है कुछ समय के लिए उधारी लेना, फिर उसको चुका देना, फिर उसको वापस कर दे। और ये सब क्या है? ऑप्शन है। फिर इसको भी हम चित्र की सहायता से देखते हैं। देख लो, ये क्या कर रही है? बुक जो है कुछ समय के लिए लेंड कर रही है, ये इसको करिए, क्या आप देंगे? तो देखो क्या हिंदी हो जाएगा, तो ये क्या कहेगी? ये जब इससे किताब मांगेगी तो क्या कहेगी? क्या आप मुझे कुछ समय के लिए किताब देंगे? तो लास्ट का सेंटेंस क्या है? लास्ट का वर्ड क्या है? देंगे, यानी हम लोग फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा विल। विल यू लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे? तो क्या आंसर हो गया, है ना।
आगे बढ़। क्वेश्चन है आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई डैश स्विम एक सेंटेंस है, फिर व्हेन आई वाज यंग अलग सेंटेंस। इन क्या किया, दोनों कनेक्ट किया है। हम लोग इसके भी बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ें, तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब तक ही सीमित। तो स्विम मतलब होता है तैरना, यंग यंग मतलब होता है जवान। ठीक है, इसको भी हम लोग चित्र की सहायता से पहले समझते। देखो स्विम स्विम मतलब हुआ तैरना। तो कहता है यह व्यक्ति क्या कहती है, तैर सकता है। यंग यंग मतलब हो गया जब। तो कोई भी व्यक्ति क्या कहेगा, आई व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। तो जब मैं जवान था तो मैं तैर सकता था, ये बात कहेगा। यानी सकता था, यहाँ लास्ट में क्या है, सकता था। तो सकता था का अंग्रेजी क्या होता है, कुड। और सकना सकता हूं मतलब कैन। कैन हो गया प्रेजेंट टेंस और कुड हो गया पास्ट टेंस। तो हम क्या कर रहे हैं कि आई वाज यंग, यानी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पास्ट का भराएगा, कैन नहीं भराएगा, कुड भराएगा। मैं तैर सकता था, व्हेन आई वाज यंग, मैं तैर सकता था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। तो क्या आंसर हो गया, कुड। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैं तैर सकता था जब मैं जवान था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आई डैश टेकन माई कैमरा। और ये सब क्या है, ऑप्शन को भरना है। तो देखो टेकन जो है ये टेक से बना है। टेक मतलब होता है लेना। टेक हुआ V1, टुक हुआ V2 और टेकन हुआ V3। तो यहाँ क्लियर है ये V3 है, तो V3 के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा जो आई के साथ लगता है। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आई हैव टेकन माई कैमरा, मैंने अपना कैमरा ले लिया है। इसको भी चलो चित्र की सहायता से करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यह व्यक्ति कर रहा है, यह व्यक्ति कह रहा है मैंने अपना कैमरा ले लिया है। आई हैव टेकन, मैंने ले लिया है माई कैमरा, अपना कैमरा। तो आंसर हो गया आई हैव टेकन, आंसर हो गया। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे।